हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम 10th क्लास के एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता रहे थे और वो हिंदी का पेपर था। ठीक है, और जुलाई 2026 में पेपर हुआ है, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम कराएंगे विषयनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो आप 7479560181 पे विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न। विषयनिष्ठ प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और ये इसमें निम्नलिखित 20 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब हुआ कि लघु उत्तरीय प्रश्न में विषयनिष्ठ प्रश्न ये होता है और विषयनिष्ठ प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, और इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है। 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ मार्क्स दिया गया है 10 गुना 2 यानी 20 मार्क्स का टोटल है। 10 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स का, तो 10 दूनी 20 हुआ ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। ठीक है, ये मगमा जो है किताब में, तो ये किताब से सारा क्वेश्चन उठाया गया है कि मगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। तो इसका उत्तर होना चाहिए, बेटे बहू के अपमानजनक और स्वार्थपूर्ण व्यवहार के कारण मगमा उनसे अलग होकर अकेले रहने लगी। ठीक है, बेटे बहू जो थे मगमा को बहुत परेशान करते थे, बहुत अपमानजनक बातें बोला करते थे, इसीलिए वो अलग हो गई। ठीक है, नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर ब्लूम ने मैक्स मुलर और उनके मित्रों को क्या बताया। तो उत्तर होगा, डॉक्टर ब्लूम ने बताया कि भारतीय साहित्य अत्यंत समृद्ध और ज्ञानवर्धक है तथा उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो एक बात यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 2 से 3 सेंटेंस में दे देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर जो है एक ही सेंटेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का आंसर बता दिए। 2 का आंसर क्या बताए कि डॉक्टर ब्लूम ने बताया कि भारतीय साहित्य अत्यंत समृद्ध और ज्ञानवर्धक है तथा उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 3rd नंबर है, मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी है। तो मैक्स मुलर जो है भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी है, तो उत्तर होना चाहिए क्योंकि भारतीय साहित्य में ज्ञान, संस्कृति, दर्शन और मानव जीवन के उच्च आदर्शों का भंडार है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा जो था गांव का एक व्यक्ति था। ठीक है, जो मगमा के गांव के एक व्यक्ति था रंगप्पा, और वह मगमा से धन उधार लेना चाहता था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, कबीर खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है। कबीर खान जो थे कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, तो कबीर खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है। उत्तर होगा क्योंकि श्री कृष्ण अपने प्रेम और मधुर रूप से भक्तों का मन चुरा लेते थे और इसीलिए रस खान ने उन्हें प्रेम का चोर कहा है। ठीक है, 5 हो गया। 6 नंबर देखेंगे, गुरु नानक के अनुसार गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो उत्तर होना चाहिए, गुरु नानक के अनुसार गुरु की कृपा से ईश्वर को पाने की युक्ति यानी सच्चे मार्ग की पहचान होती है। ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर खान की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था। तो कबीर खान की रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि ऐसे मुसलमान पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर किए जा सकते हैं। ठीक है, कवि जो थे रस खान जो थे वो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन वो हिंदू धर्म से बहुत लगाव रखते थे, इसीलिए ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। कवि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कवि घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों में कवि घनानंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 9 नंबर, गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था। उत्तर होना चाहिए, गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालू। ठीक है,
गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालू यानी कल्याण चंद, तथा माता के नाम था माता तृप्ता। ठीक है, माता तृप्ता नाम था इनका। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? परहित यानी दूसरों के हित के लिए। ठीक है, कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए, परहित मतलब होता है दूसरों के लिए, देह कौन धारण करता है? तो उत्तर होना चाहिए कवि घनानंद के अनुसार संत और सज्जन पुरुष परहित के लिए ही देह धारण करते हैं। संत भी दूसरों का भलाई करते हैं और सज्जन भी दूसरों को भलाई करते हैं, इसलिए संत और सज्जन को पुरुष परहित के लिए देह धारण करते हैं कहा गया है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन समाज की आवश्यकता कैसे है? तो उत्तर होना चाहिए कि श्रम विभाजन से कार्यों का उचित बंटवारा होता है। श्रम विभाजन से कार्यों का उचित बंटवारा होता है, जिससे समाज का विकास और कार्यकुशलता बढ़ती है, इसीलिए यह समाज की आवश्यकता है। ठीक है, श्रम विभाजन कहने का मतलब हुआ कि जो काम अलग अलग है उसको विभाजित कर देना, यानी बांट देना। ठीक है, समाज की आवश्यकता कैसे है? तो समाज के अनुसार श्रम का विभाजन कर देना कि कौन सा समाज कौन सा काम करेगा। ठीक है, और ये अच्छा भी है, सबके जिम्मे में आएगा श्रम। ठीक है, 12 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा किस बात के प्रवर्तक और किस शैली के आलोचक थे? ठीक है, प्रवर्तक थे, आलोचना मतलब कमियां निकालना। ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा किस बात के प्रवर्तक और किस शैली के आलोचक थे? तो उत्तर होगा नलिन बिलोचन शर्मा प्रपद्धवाद के प्रवर्तक तथा प्रभावशाली शैली के आलोचक थे। ठीक है, 13 नंबर। 20 के दांत शीर्षक पाठ के अनुसार गिरधर कौन था और उसके पुत्र का नाम क्या था? तो उत्तर होगा गिरधर एक ड्राइवर था और उसके पुत्र का नाम मदन था। देखिए ये 2 लाइन और से जब ये 2 सेंटेंस था और से जोड़ करके क्या किया, एक ही सेंटेंस बन गया, तो इसका उत्तर क्या हुआ, एक ही सेंटेंस में हो गया। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। ठीक है, 3 प्रेरक कहने का मतलब हुआ कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये 3 व्यक्ति से काफ़ी प्रेरित थे। प्रेरित यानी काफ़ी इनके जो भी व्यवहार था, चरित्र था, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है, 15 नंबर। 20 के दांत पाठ में सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की और कहाँ खड़ी थी? उत्तर होना चाहिए सेन साहब की नई मोटर कार हरी यानी हरा रंग की थी और बंगले के सामने खड़ी थी। हूबहू क्वेश्चन का आंसर किताब में दिया हुआ है। ठीक है, मैक्स मुलर ने भारतीय किन साहित्य का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? मैक्स मुलर ने भारतीय किन साहित्य का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो मैक्स मुलर ने ऋग्वेद, उपनिषद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न होगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से एक शब्द बनाएं। ठीक है, उपसर्ग किससे कहते हैं? तो उपसर्ग जो शब्द के पहले में लगता है वो उपसर्ग होता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग है तो प्र गति बनाएंगे, अभि से अभिमान बनाएंगे, प्रति से प्रतिदिन बनाएंगे और सु से सुशील बनाएंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। तो वाक्य प्रयोग द्वारा यहाँ जो शब्द है तो इसका हम पहले लिखेंगे कि ये शब्द, देखिए पहले लिख भी सकते हैं कि खून जो है पुल्लिंग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। खून जो है इसका सेंटेंस बनाएंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ क्रिया के यूज से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए वाक्य क्या है, उसका खून बहुत बह गया। तो बह गया किस में लगता है? गया। ये पुल्लिंग शो कर रहा है ना, पुल्लिंग जाति होने का, तो इसलिए खून पुल्लिंग हुआ। ठीक है, अब चाय स्त्रीलिंग है, वाक्य कैसे बनाएंगे? चाय बहुत गर्म है। ठीक है, स्याही स्त्रीलिंग हुई यानी वाक्य हो जाएगा स्याही फैल गई। और तालाब पुल्लिंग हुआ, वाक्य बनेगा यह तालाब बहुत गहरा है। ठीक है,
ये सब हम पढ़ा चुके हैं। व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के जो क्लास लिए हैं सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद बार बार उसमें से क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित करें। तो जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के भेद है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध हो कहने का मतलब हुआ कि गाय का हम नाम ले रहे हैं तो दुनिया के सभी गाय का बोध हो रहा है। ठीक है, भैंस नाम ले रहे हैं तो दुनिया के सभी भैंस का बोध हो रहा है। लड़का लड़की कह रहे हैं तो दुनिया के सभी लड़के लड़की का बोध हो रहा है। ठीक है, पहाड़ कह रहे हैं तो दुनिया के सभी पहाड़ का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे उसका नाम आ जाएगा, व्यक्तिगत नाम आ जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जातिवाचक संज्ञा पूछा है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लड़का, गाय, नदी, शहर, पुस्तक आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब समझेंगे 20 नंबर प्रश्न, क्रिया को परिभाषित करें। क्रिया को परिभाषित करें यानी क्रिया का डेफिनेशन देना है और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या होने की अवस्था का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने का बोध हो या होने की अवस्था का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा, राम पढ़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा सो रहा है। तो पढ़ना, उड़ना और सोना, ये क्या हुआ, क्रिया हुआ। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं व्याकरण के किताब में, हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो आप लोग क्लास देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का। ठीक है, अभी हम जो सब बताएं तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी इसमें का क्वेश्चन बाकी है दीर्घ उत्तरीय, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।